बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूँ आपकी मेज़बान अन्ना यूसुफ। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आसानी की ज़्यादा ज़रूरत इसलिए भी है कि आज बजट पेश किया जा रहा है, जिसमें हम दुआ करेंगे कि ओवरऑल तमाम लोगों के लिए आसानी पैदा की जाए। लेकिन बजट से पहले ही जो कर दिया गया, वो पेट्रोल महंगा कर दिया गया। अब आगे से अच्छे की उम्मीद क्या रखी जाए। और फिर वो जब विफाक का बजट पेश हुआ तो एक आइडिया आपके, क्योंकि उसी की एक झलक होता है जी पंजाब का बजट भी। खैर, आज बजट पेश किया जाएगा और आज बजट इजलास की सदारत स्पीकर साहब करेंगे। मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब, वज़ीर ख़ज़ाना मियाँ मुस्तफ़ा शुजाउर रहमान बजट पेश करेंगे। और जी आपको बताएं कि आज जो है खुसूसी तौर पर दोपहर 3 बजे कहा जा रहा है जी बजट पेश किया जाएगा। सो वो रिवायती अल्फाज जिनका हमेशा इस्तेमाल किया जाता है इस दफ़ा भी किया जाएगा। लेकिन जब बजट आएगा तो हम देख लेंगे कि कितना अवामी उमंगों का तर्जुमान होगा, क्या आवाम के जो है ऊपर एहसानात किए जाएंगे या फिर मज़ीद जो है वो प्लानिंग जेबों से पैसे निकालने की जाएगी। अलबत्ता अभी तो सबसे बड़ा मसला है जी पेट्रोल की कीमत में जो इजाफा हुआ है वो भी डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ हम दीगर खबरों की तरफ भी चलेंगे। टॉप स्टोरीज पहले मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। आज की खबरें क्या हैं। महकमे ट्रांसपोर्ट के 6 मेगा प्रोजेक्ट्स बजट में शामिल हैं। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट तैयार कर लिया गया है। अच्छा जी, पहली खबर है बजट से रिलेटेड ही है, तो मैं जी हमारे रिपोर्टर्स आज मौजूद हैं, शाहिद सिप्रा साहब और इमरान यूनुस साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, बजट का इंतजार रहता है वैसे बाय द वे शाहिद सिप्रा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी सूरत तक रहता है कि हमारी जो आम जो ज़रूरियात ज़िंदगी है इसके साथ जो चीज़ें मुंसलिक हैं वो उनका क्या बनेगा। जिसमें आपने पेट्रोलियम का जिक्र किया, लास्ट प्रोग्राम में हम लोग फेडरल का डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये जो उन्होंने शराइत आयद की हैं जिससे पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी और 4-5 दिन के बाद बढ़ गई। बिल्कुल ऐसे। ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो बजट में ये होता है कि लोग देख रहे होते हैं कि आपका जो बजट आ रहा है हम लोगों पर क्या असर हो रहा है। तनख्वाहदार तबका देख रहा होता है उनकी तनख्वाह में क्या इजाफा हो रहा है। पेंशन वाले लोग देख रहे होते हैं उनकी पेंशन में कितना इजाफा हो रहा है। हम आम जो सारिफ हैं वो ये देख रहे होते हैं कि हमारे साथ मुंसलिक जो चीज़ें हैं, चाहे अशिया ज़रूरिया है, दीगर जो रूटीन में इस्तेमाल होने वाली चीज़, वो सब असरअंदाज होती है। वो किस टैक्स कहाँ पे लगाया जा रहा है, कहाँ पे कम किया जा रहा है, बुनियादी तौर पर ये सारी चीज़ें। अजनास को किस तरह जो है, अद्वियात जो ज़रूरी है इनको किस तरह, हमारा मुल्क जो सूबा है, मुल्क कह रहा हूँ सॉरी, सूबा वैसे मुल्क ही है, सूबा है तो वो ज़रूरी है, तो अजनास की बुनियाद पे चलता है। अजनास के जो मुंसलिक लोग हैं, किसान हैं बिलखसूस, उनके लिए क्या देगा वो ये आपकी बातों से बजट की अहमियत बहुत है। अहमियत देखे ना, बजट अगर अहमियत ना होता तो 4 दिन से आपकी पंजाब गवर्नमेंट क्यों इस बात पे लगी हुई है कि हम ऐसा बजट देंगे कि अब लोग आश्चर्य कर उठेंगे। और ये अच्छा, फिर उसमें ये वैसे मानने वाली बात नहीं थी। इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा मैटर करता है, डेवलपमेंट आपकी बड़ा मैटर करती है। और मैं तो इस बात पर डेवलपमेंट मैटर करती है तो हमेशा ज्यादा पैसे तो नॉन डेवलपमेंट के लिए रखे जाते हैं। वो उसको फिर कहीं शिफ्ट करना होता है ना। फिर जहाँ ज़रूरत होती है उसको वहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है। तालीम का बजट इवन, हेल्थ का बजट इवन, वो कहीं ना कहीं जब ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको कहीं ना कहीं निकाल रहे थे। इसमें आज के बजट में मैंने ये देखना है जो मेरे लिए है और कंज्यूमर्स के लिए, लाखों कंज्यूमर्स के लिए, कि आपकी जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम सब्सिडी देंगे बिजली के बिलों में, उसका पैसा कितना मुख्तस किया जाता है। वो घर घर की कहानी होगी, वो लोगों को पता होगा कि उनके बिजली के बिल जो हैं वो किस तरह कम होंगे। ये लास्ट टाइम जो कैबिनेट इजलास हुआ है उसमें उन्होंने कहा कि हम टैरिफ पर सब्सिडी देंगे, तो अब बजट में कुछ पैसा मुख्तस होगा तो वो उस पर सब्सिडी दे सकेंगे। इसलिए इस तरह की जो चीज़ें हैं इन पर तो लोगों की नज़र होती है। लेकिन मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि बजट को सिर्फ तनख्वाह बढ़ने या पेंशन बढ़ने या कम होने से मुंसलिक कर देना ये बजट नहीं होता। इसके साथ आपकी इंडस्ट्री मुंसलिक है, ट्रेडर्स मुंसलिक हैं, आपका ट्रांसपोर्ट मुंसलिक है, आप बाकी जो चीज़ें हैं वो मुंसलिक हैं। इसलिए बजट का इंतज़ार रहता है, लेकिन जो हमारी सराउंडिंग में चीज़ें हैं उसकी बुनियाद पर रहता है। इमरान यूनुस, देखिए जी, बजट की अहमियत बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि बजट की बहुत ज़्यादा अहमियत है। लेकिन पहली बात ये है कि जैसे वफाकी हुकूमत ने बजट पेश किया, उस बजट को देखते हुए तो ये चीज़ वाज़ेह थी कि ये बजट जो है ये अवाम दोस्त नहीं है, ये अशराफिया का बजट है या ब्यूरोक्रेसी का बजट है। ठीक है, उसमें आप ये देखें, आम आदमी के हवाले से, आम आदमी की ज़िंदगी के हवाले से बात की जाए तो उसकी रोज़मर्रा इस्तेमाल की जो अशिया हैं उनको महंगा कर दिया गया, और वो चीज़ें जो आम आदमी नहीं कर सकता उनको सस्ता कर दिया गया। आपने इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो बढ़ा दी, इंपोर्ट टैक्सेस जो हैं वो बढ़ा दिए, आपने हर छोटी मोटी रोज़मर्रा की जो चीज़ है उस पर आपने टैक्स बढ़ा दिया।
प्रॉपर्टी का नो डाउट, प्रॉपर्टी पे टैक्स जो है वो इन्होंने कम किया, लेकिन हर शहरी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। आपको खुद पता है कि शहरियों की जो इनकम है वो कितनी है, हर बंदा प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, ठीक है। लेकिन हर बंदे ने साबुन खरीदना है, आटा चीनी दालें खरीदनी है, उन पे आपने टैक्सेस जो है वो बढ़ा दिए। किचन के इस्तेमाल की, वॉशरूम के इस्तेमाल की, आपकी ग्रोसरी, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज पे टैक्स लगा हर चीज आपने महंगी कर दी ना। अब आम आदमी जो है उस बेचारे की इनकम तो उतनी ही है, लेकिन आप ये देखें कि महंगाई का ग्राफ हमेशा ऊपर ही होता है। ये कभी नहीं हुआ कि कोई ये कहे कि हम महंगाई जो है वो कम करेंगे। महंगाई कभी भी कम नहीं होती, हाँ वक्ती तौर पर रुक जाती है, ठहर जाती है, लेकिन कभी भी महंगाई कम नहीं होती, हमेशा महंगाई का ग्राफ ऊपर जाता है। लेकिन महंगाई तब महंगाई नहीं लगती जब लोगों की इनकम जो है वो महंगाई के मुताबिक बढ़ रही हो। लेकिन हमारे यहाँ पर चाहे पब्लिक सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है कि जो तनख्वाहें हैं वो उस तरह नहीं बढ़ती जिस तरह अशियाए खुरोनोश या रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों की कीमतें जो हैं वो बढ़ती हैं। अब पंजाब गवर्नमेंट के इस बजट के हवाले से अगर हम बात करें तो वाज़े तौर पर इसमें जो अहम प्रोजेक्ट्स हैं वो ये है कि 6 ट्रांसपोर्ट के मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शामिल किए गए हैं, इसमें येलो लाइन और बाकी ये ट्रेन, इलेक्ट्रिक ट्रेन वगैरह सब कुछ है। लेकिन मेरा कंसर्न हमेशा जो है ना वो तालीम के साथ रहता है और उसके बाद सेहत से। मैं हमेशा यही रोता हूँ कि चूँकि मैं स्टडी करता हूँ और चूँकि मैं देखता हूँ दीगर ममालिक के बजट्स को, वो हमेशा प्रायोरिटी पे रखते हैं अपनी एजुकेशन को और हेल्थ को, लेकिन हमारे यहाँ पर इनकी प्रायोरिटीज़ ये हैं ही नहीं। हमारे यहाँ पर तो हुकूमतें हैं ही ऐसी कि जब इनको ये कहा जाता है कि एक प्रोजेक्ट आपने अगर इंट्रोड्यूस करवाना है, इसको अगर आप ज़ेरे ज़मीन लेकर जाएंगे तो आपका आधा बजट लगेगा, वो कहते हैं नहीं जी हम बजट लगा रहे हैं, ये प्रोजेक्ट हमारा नजर आना चाहिए लोगों को, चलता हुआ नजर आने की बात की तो फिर ब्लू लाइन के लिए भी बात कर लेते हैं। 80 अरब मुख्तस किए गए हैं, 6 ट्रांसपोर्ट मंसूबे बजट में शामिल हैं। ठोकर नियाज बेग चौक से हरबंसपुरा तक केनाल रोड के दोनों तरफ येलो लाइन के नाम से आलमी मेयार का 24 किलोमीटर तवील इलेक्ट्रिक ट्रेन मंसूबा शुरू किया जाएगा। शायद से प्रसाद, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूट है। ये तालीम से इमरान साहब की बात अपनी जगह पे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं ये लोगों की फलाह के प्रोजेक्ट हैं। ये चीजें जरूरी हैं, लेकिन किन के लिए हैं? अवाम के लिए। अवाम के लिए कब ये होंगी? जब वो बेचारे बचेंगे, जब वो बेचारे अपना घर का खर्चा पूरा कर सकेंगे, रोजगार कमाएंगे, फिर ही टिकट खरीदेंगे। जिस बंदे को रह ये गई कि मैंने अपना घर पालना है, बिजली के बिल देने हैं, गैस पानी सब किराया देना है, वो बेचारा क्या करेगा? शायद जो जल्लो से ठोकर नियाज बेग आ जाएगा 30 रुपए में, उसको कोई फायदा होगा। जो अभी 170 रुपए देकर आता है, अगर वो 30-40 रुपए में आ जाएगा तो उसको बराह रास्त उसका फायदा होगा। देखें 24 किलोमीटर का ये ट्रैक उस वक्त बड़ा फाल था जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। मैं 2005-7 से बात कर रहा हूँ। उस वक्त 5 नंबर 8 नंबर 22 नंबर बस जो है वो चला करती थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूट था, ख़त्म हुआ। आज आपके ठोकर से लेकर जल्लो और जल्लो से लेकर ठोकर नियाज बेग तक आपकी कोई ट्रांसपोर्ट है ही नहीं। लोगों ने कहाँ पे सफ़र करना है? रिक्शों पे करना है। चिंची आपकी सवारी बन चुकी है, जिसको आप कहते हैं कि नहर और अहम शाहराहों पे नहीं चलना चाहिए, आपकी वो चलती दिखाई देती है। मुझे ये बताएं कि आज जल्लो क्रॉस करके आपकी हाउसिंग सोसाइटीज़ बन चुकी हैं, आपकी डेवलपमेंट वहाँ तक पहुँच चुकी है। ठोकर वाली साइड पे चले जाएँ, आपकी हाउसिंग सोसाइटीज़ यहाँ तो बेतहाशा हैं। अगर इस रूट को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कवर करना चाह रही है तो मेरे ख्याल में काबिल सताइश है। ठीक है, तालीम सेहत ये सारी चीज़ें आपस में होती हैं। मुझे बताएं जब ये मेट्रो बस का इफ्तिताह हुआ उस वक्त किस तरह लोगों ने इसको तनकीद का निशाना बनाया, और आज पाँव रखने की जगह नहीं होती। ऑरेंज लाइन जब चल रही थी, मैं खुद यहाँ पे बैठ के तनकीद का निशाना बनाया करता था कि आप स्टॉप टू स्टॉप लोग किस तरह जाएंगे, और नीचे अगर चिंची और जो जीटी रोड पे चलने वाली बाकी ट्रांसपोर्ट को अगर आप बंद नहीं करेंगे तो ऑरेंज लाइन कामयाब नहीं होगी। आज ऑरेंज लाइन उसी तरह कामयाब है। उसकी क्या वजह है? कि लोगों का टाइम की बचत है, किराया की बचत अपनी जगह पे है। बेहंगम ट्रैफिक आपके रोड का ब्लॉक हो जाना, घंटों दुश्वारी का सामना रहना, इन तमाम चीज़ों से निकल के कहीं ना कहीं सहूलत आपको मिलती है, और उसकी बुनियाद पर यह है। अच्छा, इसी में आपने जिक्र किया इलेक्ट्रिक बसेस का। ये जो ग्रीन बसेस आपको चलती दिखाई दे रही हैं मुख्तलिफ रूट्स पे, शुरू में 1 हफ्ता तक ये खाली दिखाई दी हैं। लोगों को ये पता ही नहीं था कि ये किस रूट पे चल रही हैं, ट्रायल बेस पे चल रही थी। आज अगर उसका रूट मुख्तस हो गए हैं कि ये बसेस किस रूट से चला करेंगी, तो आज मुझे बता दें आपको भरी हुई दिखाई देती हैं। मुझे बताएं कि हम लोग हमेशा बात करते हैं कि आपका ये जो ट्रैफिक का निज़ाम है, ये अपनी गाड़ियों से लोग सफ़र करके अपनी बाइक से निकल कर अर्बन ट्रांसपोर्ट पर उस वक्त आएंगे जब अच्छी सहूलत आप इनको देंगे।
अच्छी सहूलत मिलेगी तो फिर सारी चीज़ें हो जाती हैं, अदरवाइज कुछ नहीं। अच्छा, मैं इन तमाम चीज़ों से निकल कर टॉप की जो प्रायोरिटी मेरी होती है ना, वो आपका पानी होता है, गदला पानी जो लोग पी रहे हैं, और उसके बाद जो सीवरेज का निज़ाम आपके बैठ जाते हैं। वो भी आप देख लीजिएगा आगे क्या हालात हैं। इनको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को तरजीहात में रखना चाहिए। ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके बगैर गुजारा ही नहीं है। साफ पानी अगर नहीं मिल रहा, बुनियादी जरूरत है, बुनियादी जरूरत नहीं मिल रहा, तो उसकी वजह से आप कितनी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, आपके बच्चे किस तरह उन बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। मुझे बताएं कोई दिन गुजरा कि आपके सीवरेज से आपका पोलियो का सैंपल जो सैंपलिंग की हो तो पॉजिटिव ना आया हो। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए रोड्स मर्जी बनाएं, ट्रैक्स मर्जी बनाएं, येलो पीली जो मर्जी बसें चलाएं, ट्रेन चलाएं, इनसे लोगों को फ़ायदा ज़रूर होगा। लेकिन अल्टीमेटली अगर सेहत की हम लोग बात करेंगे, उसमें सबसे पहले आपका साफ पानी आ जाएगा, उसके बाद आपका सीवरेज का निजाम आ जाएगा। इसलिए मेरे ख्याल में इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये बजट आएगा। उसके बाद देखते हैं क्या बजट आता है। ताजर क्या कहते हैं, मोस्टली ताजर तो हमेशा गवर्नमेंट के साथ ही खड़े होते हैं, वो उनके साथ ही कहते हैं कि बड़ा अच्छा बजट पास कर दिया है। 1-2 धड़े बन जाते हैं। वो धड़े क्या होते हैं, एक मिनट, वो धड़े क्या होते हैं, आपकी एसोसिएशन क्या ट्रेडर्स एसोसिएशन है, वो आपकी सियासी जमातों के साथ मुंसलिक है, और उन ट्रेडर्स का नाम भी सियासी जमातों के साथ है। बिल्कुल ऐसी एक जमात सियासी जब इक्तदार में आती है तो आपकी मार्केट में वो एसोसिएशन एक्टिव होती है, वही इलेक्शन जीत जाती है। जब दूसरी आ जाती है सियासी जमात तो उनकी वो ट्रेडर्स एसोसिएशन फाल कर रही होती है, वो काम कर रही है। अच्छा जी, विंड एनर्जी प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, फिर हमने दूसरी खबर की तरफ आना है। सीएम साहिबा ये कहती हैं मजेदार प्रोजेक्ट है जी विंड एनर्जी, सस्ती एनर्जी है, सस्ती तवनाई है, सस्ती बिजली की पैदावार है। इस साइड पे आपके हाँ फायदा क्यों नहीं होगा। अच्छा, मैंने कहा यहाँ तक हवा से जो बिजली बननी है उस तो सस्ती केड़ी बिजली बननी है, इसलिए इस तरह ये देखें ना, इस पे भी टैक्स लगाने हैं। शायद शिप्रा साहब आप तो लेस को करते हैं नहीं, हम जैसे सोलर वालों का जीना हराम किया है, वैसे क्या विंड वालों का करेंगे। साहब मुझे ये बता दें, ये आसान है, इससे हम आसानी से अगर इस पे काम करें तो आसानी से बिजली बनाई जा सकती है। आपके पास बहुत सारे एरियाज हैं। आपने अगर मोटरवे पे इस्लामाबाद सफर किया तो एक ऐसे एरिया आता है जहाँ पे बोर्ड्स लगे होते हैं, तेज हवाओं का सिलसिला है, गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता कर लें, वहाँ हमेशा हवाएं चल रही हैं। बहुत सारे ऐसे इस साइड पे चले जाएं, वाली साइड पे कोई वसाइल दरकार नहीं है, सिर्फ ट्रांसमिशन लाइंस बिछाने के लिए आपको वसाइल दरकार होते हैं, जो आपने वहाँ से बिजली की पैदावार करके बिजली घर बनाकर आगे उसको जो ट्रांसमिट करना है और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज तक लाना है, ये वसाइल दरकार होते हैं। तो ये उस वक्त होते हैं जब आप मनसूबा बंदी के साथ इंजीनियर्स के साथ बैठें, उनको बताएं कि ये चीजें हैं, यहाँ बिजली पूरा। हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ, ये इन्होंने टैरिफ का जिक्र किया है, बिजली की कीमत का, टैक्स का जिक्र किया है। आपकी बिजली की कीमत उस वक्त तक नहीं डाउन हो सकती, उस वक्त तक टैरिफ नीचे नहीं आ सकता जब तक आप आईपीपी से छुटकारा नहीं पा सकते। और आईपीपी के साथ आपने मुआहदे एक्सटेंड कर लिए हुए हैं, आप बिजली के जनरेशन करें ना करें, आपने उनको कैपेसिटी पेमेंट्स करनी है। हमें क्या इशू आ रहा है, हमने अपनी डिमांड डिक्रीज कर ली, सोलर बना लिया, भाई उनके प्लांट्स बंद भी पड़े हैं तो आप उनको पैसे दे रहे हैं ना। देखिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आप जो भी प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाएंगे ना, सरकार की बात कर रहा हूँ, वो ये मत समझिएगा कि वो फलाई होगा या वो फ्री होगा, वो अवाम पर बोझ ही बनता है। अब ये क्योंकि मैं खुद वज़ीर आला साहब का कल का ये देख रहा था स्टेटमेंट जो थी कि जी हम विंड एनर्जी जो है वो लाने जा रहे हैं, उसमें एक और ख़ास बात जो है ना, वो उन्होंने ये बयान की थी कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इसको लेकर आएंगे। मतलब आपने तो पहले ही सोच रखा है कि इसको प्रोजेक्ट, नो डाउट पाकिस्तान का जो मसला है वो ऑब्वियसली एनर्जी है। शायद सिप्रा साहब करते भी हैं इस बीट को, इनको ज़्यादा बेहतर पता है, मसाइल भी इनको ये पता है। लेकिन कभी ऐसे नहीं हुआ कि लेस्को को बजट दरकार हो। ट्रांसमिशन लाइंस की बात हो रही थी कि लेस्को को बजट चाहिए और वफाकी हुकूमत जो है वो देना, ऐसा कभी नहीं हुआ। दूसरा, एक और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के हवाले से हम बात कर रहे थे, यहाँ पर सूरत हाल पता है ना क्या है, यहाँ पर फिरोजपुर रोड पे बाइकर लेन बनी है, पता है ना, करोड़ों रुपए लगाकर बनी है। मैं कल देख रहा था कि वहां पर अल्लाह के बंदों ने, हमारे जो सरकारी महकमे हैं, स्पेशली सुई गैस की बात करूं, वहां ने वो सारी जो ट्रैक है वो खोदना शुरू कर दिया है और वहां पर पाइप जो है वो डल रहे हैं। मतलब हैरानगी वाली बात है। उसको वो पंजाबी की मिसाल है ना कि जुमा 8 दिन नहीं हुए उसको बने हुए, और उसको खोद के वहां पर, क्या पहले ये प्रोजेक्ट जो है वो उनके माइंड में नहीं था? क्या पहले एलडीए ने जब ये बनाना था तमाम महकमों से एनओसी नहीं लिए थे कि भाई आपको यहाँ पर और काम करने की जरूरत तो नहीं है? अब मुश्किल से कुछ ही महीने हुए हैं और उसको दोबारा खोद के वहां पर मैंने देखा फिरोजपुर रोड पे, वहां पर अब पाइप रख दिए कि जी इसको पाइप डालें और उसको खोद दिए।
ये तो यहाँ सूरत पे हाल ये है हालात हमारे है। खैर, महकमों की। जो विंड एनर्जी की जहां तक बात है तो वो शायद सिपरा साहब की बातों से मैंने अंदाजा ये लगाया कि इसके लिए सिर्फ बैठने की जरूरत है और प्लानिंग की जरूरत है, बाकी इसमें कोई इतने बड़े पैसे दरकार नहीं है, कोई बड़े वसाइल दरकार नहीं, बट ये आपके पास बहुत अच्छी ऑप्शन है जो हमारे हालात चल रहे हैं। हम ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। पेट्रोल की कीमत है जी 258 रुपये 43 पैसे जो नई कीमत है। हाई स्पीड डीजल की कीमत है जी 262 रुपये 59 पैसे फी लीटर। 59। अच्छा जी, इमरान यूनुस। देखिए जी, मैं यकीन जाने कल जब ये खबर सामने आई है और लोगों से राय जो है वो लेना शुरू की, चूँकि कल ही हम क्या करते हैं कि अक्सर अहम खबरें जो होती हैं वो अपने सोशल मीडिया पर जो है वो हम अपलोड कर देते हैं या व्हाट्सएप पर स्टेटस जो है वो लगा देते हैं। तो जैसे ही कल मैंने स्टेटस लगाया, आप यकीन जाने ऐसे ऐसे कमेंट आना शुरू हुए कि जिस पे हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था, मतलब मिला जुला रद्द-ए-अमल जो है वो था। लेकिन मोस्टली लोग जो हैं वो परेशान हुए थे। लोग इसलिए परेशान थे, बिल्कुल ऐसे लोग ऑब्वियसली इसलिए परेशान थे, जो मैंने पहले बात की, हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात कर रहे थे कि इस वक्त लोगों की कुव्वत ख़रीद जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। हर कोई बेचारा जो है वो अपने जो घर के अखराजात हैं उनको लेकर परेशान है। मौजूदा दौर की अगर बात की जाए तो उसमें वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत को इस तरह बढ़ा देना, नो डाउट ये वाकई, मैं तो यही कहूँगा कि ये आम आवाम के लिए जुल्म है। मैं बड़े लोगों की बात नहीं करता, ठीक है, ये पेट्रोलिंग मसनूआत की कीमतों का इतलाक जो है वो सब पर होता है, लेकिन जब भी ये बढ़ा है ना, जब भी ये बढ़ा है, इससे सिर्फ पेट्रोल आपकी गाड़ी का फ्यूल नहीं बढ़ेगा, इसके असरात फिर ऐसे आते हैं 15 रोज के लिए। आप ये देखिएगा कि इसके असरात जो है वो कहाँ पर जाते हैं। आपकी हर चीज महंगी हो जाएगी, आपको सब्जी भी महंगी, बल्कि हर चीज आपकी महंगी हो जाएगी। ऑब्वियसली आप सब्जी मंडी जो है, सुबह मैं देख रहा था, हमारे रिपोर्टर वहाँ खड़े थे और वो यही बता रहे थे कि आज कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा देखने में सामने आ रहा है। उसमें वो बेचारा नहीं ये बता पाया कि पेट्रोलिंग मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, इसलिए बाज़ का तो सरकार करती है इजाफा, बाज़ का जो मिडल मैन होता है वो खुद साख्ता इजाफा जो है वो कर दिया जाता है। और जब कोई पूछता है, आम सारी पूछता है कि भाई ये महंगा क्यों हो गया, वो कहते हैं जी पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, हुकूमत से पूछे, उनको भी कोई पूछने वाला नहीं है। हालांकि ये भी जिम्मेदारी जो है वो मुकामी हुकूमतों की है, लेकिन मुकामी हुकूमतों के जो ओहदेदारान है वो पूछते ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे शायद से प्रा साहब देखें, पेट्रोलियम मसनूआत के साथ आपके तमाम जो चीज़ें वो जुड़ी हुई हैं। आपने सब्जी का जिक्र किया है, जिस लोडर पे उसने सब्जी लानी है, मैं तो डर रहा हूँ शायद सिपरा साहब 12 मई की ये खबर ना दे दे कि बिजली की कीमतों में इजाफा हो गया, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के साथ। मैंने दी थी 2 दिन पहले, तो इसलिए अच्छा डीजल की कीमत भी बढ़ी है, आपके किराए आज से बढ़ गए होंगे, ऐसे ही है, ठीक है। आपकी अर्बन ट्रांसपोर्ट जो यहाँ पे चल रही है, चिंची जो इवन चल रही है, उन्होंने भी अपने किराए बढ़ा रहे हैं, जो 10 ले रहे होगा 15 कर दिए, 15 वाले ने 20 कर दिया होना। ये सारी चीज़ें इसी तरह अल्टीमेटली मुतासरीन कौन है? हम और आप लोग हैं, आम जो लोग हैं, जो सारिफ है, जिन्होंने ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल करनी है, वो मुतासरीन में शामिल हैं। गवर्नमेंट 15 दिन के बाद इसकी अनाउंसमेंट कर देती है, कभी कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, लेकिन इस दफ़ा बड़ा जंप है। 5 रुपये तकरीबन फी लीटर के हिसाब से पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई है, ये बड़ा जंप है। अब 15 दिन जो है वो लोग लेंगे, खरीदेंगे, यकम को फिर बढ़ेगा या कम होगा इसका कोई पता नहीं है। कम भी हुआ तो कोई माइनर सा शायद हो जाए पब्लिक। अच्छा, अब ये भी है, ये पहले कीमतें बढ़ती थी, सोशल मीडिया पे इसको बड़ा हाईलाइट और बड़ा एक कैंपेन और मुहिम बन जाया करती थी, अब वो भी नहीं रही। अब लोगों के लिए रूटीन मैटर बनता जा रहा है। देखिए, मुझे बताएं, आम आवाम जो कर ही क्या सकती है, सिर्फ प्रोटेस्ट पीसफुली, आप पूरा मन एहतजाज नहीं पड़ता, फर्क हमको पड़ रहा है, हम लोगों को वो पड़ रहा है फर्क, एहतजाज भी जो रियासत को नहीं पड़ रहा, हाँ गवर्नमेंट को उसका फर्क नहीं पड़ रहा। हम पूरा मन एहतजाज भी कर लें, जो मर्जी कर लें, उसके बावजूद हमारा सुनने वाला कोई नहीं होता। इसलिए हुकूमत को खुद सोचना है कि आम जो बंदा है, जिसने बाइक चलानी है, जो 40-50 हज़ार, समझ के बजट बनाया होगा शायद सिपरा साहब, ऐसे तो नहीं बना दिया होगा। आप कह रहे हैं हुकूमत ने सोचना, हुकूमत ने जो सोचना था सोच लिया, अब बस हुकूमत ने जिनके लिए बजट बनाया ना, वो प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं। मैं सरकारी मुलाजमीन की बात कर रहा हूँ कि जी हमें ये 10% इजाफा जो है ये मंजूर नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही वो कहते हैं जी 10% बहुत कम है, वो कोई आज से मांग रहे हैं। हाँ, उनका हमेशा से 2009-10 में मैं लेबर यूनियंस करता था, ये उस वक्त से मांग रहे हैं, आज 17 साल हो गए हैं। बिल्कुल ये तो उस वक्त भी कहते थे 40% के हिसाब से इजाफा किया जाए, पूरे 50% पे आ गए और एहतजाज भी कर रहे हैं जी। पहले से बल्कि आज पंजाब यूनिवर्सिटी में तमाम तर प्रोफेसर साजा जो है वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आपने
जो बजट रखा है वो पिछले 8 साल से तालीम का एक ही बजट जो है वो आ रहा है पिछले 8 साल से, उसमें कोई इजाफा जो है वो नहीं हुआ। नहीं, उस पे अब आज ये चीज़ें जो है ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जिसको आप नज़रअंदाज करें। तालीम आपकी सेहत, जिस पे हम हमेशा कहते हैं कि जी आपके ये दोनों सेक्टर जो है वो ठीक हो गए, खुशहाल हो गए, तो इसका बहुत ज़्यादा असरात आएंगे। नहीं, ठीक तो हो गए हैं। अभी मैं गांव गया था, वो मेरे घर के सामने बेसिक हेल्थ यूनिट था, उसके ऊपर लिखा गया मरियम नवाज, पता नहीं क्या बन गया वो। तो मैंने पूछा, मैंने कहा ये तो आपका गांव का हमारा मरकज था, देही मरकज। उन्होंने कहा इधर नवा ना चेंज हो गया है, उसका मरियम नवाज। तो आपने समझा अच्छा, ठीक हो गया? नहीं, मैं क्या कहता, क्या लगता है, आप तो आमिर भाई वाली बातें करने लग गए, जहाँ मरियम नवाज लिखा गया वो ठीक हो गया। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मतलब मेरे लिए हैरानगी थी कि आपको नाम लिखवाने से थोड़ी काम होते हैं, उसमें अद्वियात चाहिए। बिल्कुल, डॉक्टर वहाँ बैठे हैं, आपका स्टाफ वहाँ बैठे, ठीक है, उन्होंने उस मरकज़ को रेनोवेट बड़े अच्छे से कर दिया है, गेट शेड लगा दिए हैं, आगे बिल्डिंग के ऊपर पंजाब गवर्नमेंट का लोगो लगा दिया, सारा कुछ कर दिया। डॉक्टर्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे उन्होंने जो है वो हायर कर लिए हैं, वो बैठेंगे। अब लेकिन तो हालात बेहतर होंगे शायद से साहब, डॉक्टर स्टाफ मौजूद होगा। फिर ये नाम मैटर नहीं करते, अब जिससे मर्जी बना। वही कह रही हूँ ना, फिर जो मर्जी मुझे बताएं, मुझे बताएं आज पसमानदा इलाके में या किसी गांव में जाकर अगर कोई हॉस्पिटल या रीजनल कोई जो हॉस्पिटल जिन्होंने बनाया रीजन्स की बुनियाद पे, उसमें लोगों को सहूलत मिल रही है, डॉक्टर बैठा हुआ है, चेकअप कर रहा है, अद्वियात मिल रही हैं, रात के औकात में एमरजेंसी में डॉक्टर वहाँ अवेलेबल है, किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, एम्बुलेंसेज उनको दे दी गई हैं, ये तमाम मौजूद होंगी, तो लोग खुद लोगों को नहीं पता चलेगा तो ये कौन कर रहा है। बोर्ड के ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल, आपका जो काम है वो आपका नाम। भाई आप ये बात कर रहे हो, ये ऑफिस से बाहर निकलो, ये बाहर खंबा लगा हुआ है जहाँ पर इन्होंने वाईफाई जो है वो दिया था कुछ जगहों पे, वहाँ पर भी लिखा हुआ है, तस्वीर लगी हुई है, तस्वीर बनी हुई है डिब्बे के ऊपर और लिखा हुआ है मरियम का वाईफाई। सर मुझे पता क्या, अगर ये मरियम का वाईफाई है तो शहरी यूज ना करें। सहूलत मिल रही है ना, तस्वीरों से कोई लेना देना नहीं। बाय द वे तस्वीर भी खूबसूरत है, कौन सी बुरी लगती है? यार हम इस चीज से कब निकलेंगे? ये तख्ती की सियासत से हम कब निकलेंगे, है ना? तो हम तख्ती के साथ 2008 से 2007 से मैंने जर्नलिज्म का आगाज, बल्कि 2006 से शुरू किया हुआ है, तब से यकीन जानो ये तख्ती की सियासत जो है ना, मैं तो तब से देख रहा हूँ, ये नहीं खत्म हो रहा। बिल्कुल ऐसे ही है, बस ये नाम बनाना है और आपने दिखाना है और बस शाबाश और वाह करानी तो करा ले। जहां आवाम को सहूलत मिल रही है वहां आप ये भी करा लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बिजली चोरी की बात कर लेते हैं। ओवर बिलिंग बिजली चोरी रोकने के लिए स्मार्ट मीटर्स की खरीदारी, क्या प्लान है जी शाहिद सिपरा साहब? देखें, ये पहले भी स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, लेकिन 3 फेज और बड़े जो TOU जो LT मीटर तो रिप्लेस करेंगे सब लोग मीटर्स? आप कोशिश तो करेंगे कि रिप्लेस हो जाए। उसके पैसे हमें देने पड़ेंगे? अब जाहिर है, अब न्यू नहीं, जब रिप्लेसमेंट होगी उसके नहीं पैसे देना, परेशान हो गए, रिप्लेसमेंट के पैसे नहीं देना पड़ेंगे उसको। MCO मीटर चेंज हो। हाँ, रिप्लेसमेंट में अगर आपका मीटर जरा खराब हो जाता है तो उसके पैसे फिर आप नहीं देने हैं। नहीं, ये 2 किस्म के होता है। एक इनकी टीम होती है, 2 बल्कि टीमें, वो चेक करती हैं कि अगर इंटेंशनली अगर किसी ने मीटर ख़राब किया, उसको डैमेज करने की कोशिश की है, उसकी कॉस्ट कंज्यूमर देगा, उसको डिमांड नोटिस। तो इसका मतलब वो कंज्यूमर ही देगा, अगर वो आप ही दोगी? नहीं, लाखों का मीटर चेंज होते हैं। आप माजरत के साथ वो कह दे कि भाई इसको आपने खराब करने की कोशिश की, कंज्यूमर बेचारा क्या करेगा, उसने तो बिजली बहाल करानी। हाँ, तो उस वो भी देखें, मीटर जिसकी रिपोर्ट आ गई कि इसको रिप्लेस होना है, तो उसको जब कोड लग गया CP 90 का, कमर्शियल प्रोसीजर 90 का, उसने चेंज होना है। वो नेपरा रूल्स के मुताबिक वो लेस्को की जिम्मेदारी बन गई है कि उसको 3 महीने के अंदर उसने चेंज करना। ठीक होगा। अगर आप ये वाले स्मार्ट मीटर क्या है, ये पहले 3 फेज और आपके LT मीटर जो बड़े कमर्शियल इंडस्ट्रियल सार्फिन उनको लगा के दिए जा रहे हैं ताकि कंट्रोल रूम के जरिए इनकी बिलिंग की जाए। अब ये बिजली चोरी वहां पर होती है। हाँ, अब ये देख रहे हैं कि सिंगल फेज जो मीटर है उसको भी इस पर लेकर जाएं। अच्छा। और उसकी वजह भी यही है कि उसको अगर कोई टेम्पर्ड करेगा तो कंट्रोल रूम में सिग्नल जाएगा। उसकी ओवर बिलिंग की कंप्लेंट कि उनको इजाफी यूनिट्स किसी को चार्ज किए हैं तो वो ख़त्म हो जाएगा कि 30 दिन पे रख के आपका सिस्टम आपको ऑटोमेशन के जरिए वो आपकी बिलिंग कर देगा। ये बड़ा अहम प्रोजेक्ट और बड़ा जरूरी प्रोजेक्ट है। बिजली चोरी रुक जाएगी? रुक जाएगी। मैं आपको बताता हूँ किस तरह रुकेगी। आपने ट्रांसफार्मर पे स्कैनिंग मीटर लगा दिए, एक ट्रांसफार्मर पे 150-200 घर है, उस पर आपने स्कैनिंग मीटर लगा दिया, आगे आपने 150 घरों को बिजली दे दी है। 150 घरों ने जो यूनिट्स इस्तेमाल किए और जो स्कैनिंग मीटर ट्रांसफार्मर से बिजली निकली है, मिसाल के तौर पर 100 यूनिट निकला है और आगे जो बिलिंग हुई है 80 यूनिट की हुई है, वो 20 यूनिट वहाँ पे कहाँ गया है? इसको इस तरह इलाकाई बुनियाद पे छोटे लेवल पे रख के इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है ताकि मॉनिटरिंग की जाए। अब वो 20 यूनिट 140 घरों में 50 में ढूंढना बड़ा आसान हो जाएगा कि कहाँ पे टेम्परिंग है, कहाँ पे चोरी हो रही है। ये
चोरी से सिर्फ हम और आप ये मुतासिर नहीं होगी, गवर्नमेंट ऑफ लेकिन पाकिस्तान फायदा पूरी तो तरह तब है मुतासिर ना हो जब रही है। इसको प्रॉपर इंप्लीमेंट करें। देखिए आप खरीद रहे हैं ना 4700 कुछ मीटर आप खरीद रहे हैं, इनको इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद रिजल्ट्स आएंगे, जब रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद मजीद इस पे खरीदेंगे। ये 30 अरब का प्रोजेक्ट है, कोई छोटा प्रोजेक्ट थोड़ी है, जिसमें 9 अरब अब इस बजट में लेस्को मंजूर भी करवाने जा रही है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता होगा, सारिफ के 4-5 लिए साल क्या लगेंगे। फायदा होगा इसमें? सारिफ को फायदा होगा कि घर बैठे उसको मेल आया करेगी, उसको तस्वीर आ जाया करेगी, रात 12 बजे उसको मैसेज आएगा कि आपके ये इतने बजे रीडिंग हुई है, आपकी हर ये रोज रोजाना की बुनियाद? नहीं, आफ्टर 30 अच्छा, मंथली? मंथली। और ये नहीं कहेगा कि ये मीटर रीडर ने फोटो लिया, ये ब्लर कर दिया, ये उसने गलत लगा दी, वो चीज़ खत्म हो जाएगी, ऑटोमेशन पे चली जाएगी। तो वो एक तरफ तो बिजली चोरी का मामला सेट हो जाएगा, दूसरी ओवर बिलिंग का। सारिफ, क्योंकि आपको भी बहुत सारी शिकायत रहती हैं, अच्छा प्रोजेक्ट लग रहा है। देखें जी, बिल्कुल, मैंने इसीलिए शाहिद सिप्रा साहब से पूछा। देखें, बहैसियत शहरी हम ये नहीं कहते कि जी हमारे पास हमें बस बिजली मिलनी चाहिए, हमारा ये भी हम ये भी ख्वाहिश करते हैं कि सरकार जो है ना वो भी सुकून में रहे। बिजली चोरी के हवाले से हम बात करें, हम हमेशा ये कहते हैं कि पहले जो है वो इंडस्ट्रियल बेसिस पर बिजली चोरी को रोकना चाहिए, उसके बाद फिर निचले लेवल पर जो है वो आए। जिस तरह शायद सिप्रा साहब ने, आई थिंक पिछले महीने की बात है कि बड़ी बड़ी लेस्को ने जो रेड्स की हैं रेंजर्स के साथ, और आप यकीन जाने कि वहाँ करोड़ों अरबों की बिजली चोरी जो है वो पता नहीं कितने अरसे से हो रही थी। तो जिस तरह उसको रोका गया है, तो अशद ज़रूरत थी स्मार्ट मीटरिंग की। अभी भी यकीन जाने ये वाकई ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इससे बिजली चोरी जो है वो रुक जाएगी। ऑब्वियसली जब हम लोग बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जो बिल पे करते हैं, और जहां पर बिजली चोरी हो रही है, जो लोग बिजली चोरी करते हैं उसका खमियाजा भी हम लोगों को भुगतना पड़ता है। आपको, मुझे, शाहिद सिप्रा साहब को भुगतना पड़ेगा, ठीक है। सरकार को इससे कोई गर्ज नहीं है। सरकार क्या करेगी कि लाइन लॉसेस बढ़ रहे हैं, वो क्या करेगी, वो टैक्सेस बढ़ा देगी। ये मुख्तलिफ जो टैक्सेस बढ़ते हैं, ये किस लिए बढ़ते हैं? वो अपने लाइन लॉसेस जो है उनको मैनेज करने के लिए बढ़ाते हैं ना। जब ऑब्वियसली बिजली चोरी खत्म हो जाएगी और बाकी आधी बिजली तो आपकी इसलिए कम हो गई है कि सोलर पे चले गए। कहा जा रहा है, बट क्योंकि हमारे अपने इलाके में 2-3 दिन से रात को ये हो रहा है कि 2-2.5 घंटे के लिए लाइट जा रही है। क्यों लाइट जा रही है? बहुत सारे इलाकों से ये शिकायत आ रही है। देखें, हीट वेव जिस तरह आई है ना, हमारा सिस्टम उसका मुतहम्मिल नहीं है। ट्रांसफार्मर डैमेज होना, ओवर हीट हो जाना। अब मैं आपका कह रही हूँ, मेरे कल घर में लाइट बंद हुई रात 4 बजे के करीब। और कल तो बहुत रही है, कल तो वक्फे से जाती रही है। वो क्या हुआ, जब पूछा सुबह जाके, जब राब्ता हुआ तो उन्होंने बताया 11 kV ब्रेक डाउन, मतलब 11 kV टूट गई है, पिघल गई है। अच्छा। आप मुझे बताएं कि 11 kV का पिघल जाना, कितनी हीट है सिस्टम पे। हम लोग ट्रांसफार्मर या मीटर्स की बात कर रहे हैं, आपकी 11 kV उस पर डैमेज हो रही है। वो 4 घंटे 5 लगे, बल्कि 9-10 बजे के करीब जाके बहाल हुई। इसलिए जो ये गर्मी पड़ रही थी, कल से कुछ मौसम बेहतर है, आज भी कुछ बेहतर है। अच्छा, ये जो हब्स वाला मौसम है, ये ट्रांसफार्मर डैमेजिंग के लिए बड़ा डेंजरस है। ये उसकी शरह बढ़ा देता है। आगे मानसून शुरू होगा तो वो वैसे ही सिस्टम बैठ जाएगा, यानी सुकून हमें नहीं आना। ब्रेक लेने जी, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, खबर हमारे पास है। FBR ने कार्गो निगरानी के लिए नया ट्रैकिंग सिस्टम मुतारिफ करा दिया है। टैक्स फ्रॉड पर सख्त सजाओं की तजावीज़ तैयार कर ली गई हैं। शाहिद सिप्रा साहब, ये नया निज़ाम मुतारिफ कराया गया है जी FBR की जानिब से कि कार्गो की निगरानी के लिए ट्रैकिंग की जाएगी। FBR ने क्या करना, आज तक क्या कर सके हैं? ये तो दौर हुकूमत में हमने चेयरमैन एक ऐसा लाए कि हम पता नहीं क्या कर देगा, दूध की नहरें बह जाएंगी, वो भी ना हुआ। आज उनकी बातें सुने तो वो कुछ और बताते हैं, उस वक्त जब सुनते थे उनकी बातें कुछ और हुआ करती थी। आज सीट पर नहीं है तो कुछ और बातें करते हैं। इसलिए ये एक रेवेन्यू जनरेट करने वाली ऐसी ये मशीन है जिसको आज तक समझ किसी को ई बिल्टी को कानून का हिस्सा बनाने के साथ साथ ऑनलाइन खरीदो फरोख्त पर सेल्स टैक्स की सख्त निगरानी का आगाज किया जा रहा है। मुझे बताएं, ऑनलाइन पहले सारी है नहीं, निगरानी कर नहीं हो रही थी। बड़े बड़े आपके जो ब्रांड्स हैं, इन पर ये इनकी टीमें जाके बैठती नहीं है, उनको चेक नहीं करती कि उनकी पर डे कितनी इनकम है, पर मंथ अच्छा जी, आपके ना बजट के बाद से ये बड़ा, मैं सोशल मीडिया पर देख रही हूँ शोर के ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन पर 2%, वो पहले भी था। अगर आप ऑनलाइन कुछ भी शॉपिंग वगैरह करते हैं तो टैक्स तो पहले कट रहा था। देखिए मेरी बात हर कोई करता है। इशू पता कहाँ पे आ रहा है, आप लोगों का ज्यादा रुझान आपकी ऑनलाइन शॉपिंग पे है, वो आपकी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, वो उस तरह जाकर खरीदारी वो नहीं है। हम लोग उसके मुतासरीन में बैठे हुए हैं ना, हमें पता है कि
आप मुझे बताएं कि गवर्नमेंट जब रेवेन्यू जनरेट करने जा रही है, एक बंदा जो जाकर खरीद रहा है और घर में बैठे 10 बंदे खरीद रहे हैं, तो उनको वो एक बंदे का नहीं फायदा, उनको तो वो 10 बंदे पकड़ने से फायदा होगा। इसलिए वो चीजें जो ऑनलाइन और इस तरह की चीजें हो रही हैं उनको वो आप पकड़ रहे हैं, उसको पकड़ा जाए और वहां से जो टैक्स है उसकी कलेक्शन की जाए। तो मेरे ख्याल में ये जो मर्जी कर लें, फायदा क्या होना है, गवर्नमेंट को होना है, नुकसान किसको होना है, हम और आपको होना है। बिल निकलेगा, 1 रुपया कटौती होगी, टैक्स होगा, उस पर नहीं जी, टैक्स फ्रॉड पर सहूलतकार को भी सजा मिलेगी। नहीं, सबसे अच्छी चीज जो है ना वो यही लग रही है, लेकिन ये होगा नहीं। मैं आपको ये बात बताता हूँ, बड़ी टैक्स फ्रॉड जो है ना वो आप तो नहीं कर सकती, मैं तो नहीं कर सकता, शायद सिप्रा तो नहीं कर सकता। हम लोगों की जब सैलरी आती है, चूंकि हम फाइलर हैं, हम लोगों की जब सैलरी आती है सबसे पहले हमारा टैक्स कटता है, फिर सैलरी जो है वो हम तक पहुंचती है। ऐसे ही है ना, हमने कोई भी चीज खरीदनी है, पहले टैक्स कटता है, फिर हमारे हाथ में चीज आती है, बिल आप पहले पे करते हैं ना, तो टैक्स पहले कट गया, चीज आपको बाद में मिली। कोई भी चीज लेने जाए हमने टैक्स अदा करना है, हमसे टैक्स जो है अगर हम नहीं भी करेंगे तो हमसे सरकार ने वसूल करना ही। टैक्स फ्रॉड होता कहाँ है? जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो टैक्स फ्रॉड करते हैं। आप ये देखें कि अब तो मैं कई चीजें तो ऐसी है कि जो इंपोर्ट में भी टैक्स फ्रॉड जो है ना वो होता है कि बाहर से अगर किसी ने गाड़ी, चूंकि मुझे बाइक्स का शौक है, गाड़ियों का शौक है, इसलिए मुझे पता है, बाहर से अगर किसी ने गाड़ी मंगवानी है तो आप यकीन जाने उस पर डबल ड्यूटी पड़ती है। अगर वो उसी चीज को पार्ट्स में मंगवाया जाता है ना तो उसका आप यकीन जाने टैक्स जो है वो ना होने के बराबर होता है। अब ये सब चीजें इनको पता है, लेकिन ये क्यों नहीं करते? ऑब्वियसली मिली भगत है, ठीक है। इनको टैक्स चोरी के रास्ते जो हैं लोगों को कौन बताता है? अंदर के बैठे हुए लोग बताते हैं ना। ये करना चाहे तो सब कर सकते हैं। जैसा शायद सिप्रा ने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि जो बड़े बड़े ब्रांड पे इनके मुलाजमीन बैठे थे, तो क्या तब इनकी स्टेटमेंट अपनी प्रेस रिलीज थी कि माजी का सबसे बड़ा टैक्स रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा किया गया, उसके बाद इन्होंने उठा दिए। अब ये करना चाहे तो सब कर सकते हैं। देखिए छोटा सार्फ जो है ना वो कभी टैक्स चोरी नहीं करता। टैक्स चोरी कौन करते हैं? बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज करती हैं, जिन्होंने ऑलरेडी बंदे हायर कर रखे हैं कि टैक्स बचाना कैसे, बचना कैसे है टैक्स से। लेकिन जी खबर में कहा सहूलतकारों को भी साथ सजा होगी। हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आप वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, खबर है साफ पानी अथॉरिटी के हवाले से, और अभी हमने जैसे बीच में जिक्र भी किया था कि ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह जिस तरह से हम देख रहे हैं कम होती चली जा रही है, उसके अलावा साफ पानी, टैप वाटर तो कभी कोई, अब मेरा नहीं ख्याल, खास तौर पर अगर हम लाहौर की बात करें तो नलके का पानी कोई नहीं पीता होगा। हाँ नहीं, मेरा नहीं ख्याल कुछ ऐसा होगा, क्योंकि वो पीने के काबिल ही नहीं है। वो बाज़ इलाके हैं जहाँ पे वो तो हम अक्सर एहतजाज कवर करते हैं। हाँ, आप टब भर के रखें और घंटे बाद उसका देख लें कि उसमें क्या चीज़ नीचे सारी तय जमी होती है, वो इस तरह। तो ये अथॉरिटी बुनियादी तौर पर जिस तरह नाम है, नाम से जाहिर होता है कि किस लिए बनाई। इन्होंने आपके जो ये प्लांट्स हैं वो लगाने हैं मुख्तलिफ इलाकों में, सैम्पलिंग करनी है, और उसके बाद 4 अरब रुपए का बजट मुख्तस हो गया है। अच्छा, अब यहाँ क्या होगा जो मुझे नज़र आ रहा है, ये आप हर अरकीन असेंबली की कोशिश होगी कि वो अपने हल्के में लगवाएं। ठीक है, इस पर भी सियासत। हाँ। अच्छा ठीक है, मैं इसको भी ठीक कहता हूँ, नहीं लोगों को फायदा पहुँचता है। अच्छा, अब जो थोड़ा बासर होगा वो ज़्यादा ले जाएगा, जो जिसकी बिल्कुल नहीं सुनी जाएगी वो शायद ना भी ले सके। तो मेरे ख्याल में ये तफरीक ख़त्म करके वो इलाके जहाँ इसकी ज़रूरत है वहाँ लगने चाहिए। देखें, गवर्नमेंट एक दफ़ा लगा कर देगी, उसकी देखभाल भी करनी है, फिर आगे उसका एक तसलसल है। ये मेंटेनेंस सबसे बड़ा इशू है। हमने माजी में भी देखा, जो लग गए टूटियां गायब हो गई। मैं आपको अपने गांव की मिसाल दे देता हूँ। अब पहले हमारे गांव का पानी क्योंकि नहर पास से गुजरती है और बड़ा अच्छा पानी था, पीने के काबिल था, अब वो पानी पीने के काबिल नहीं रहा। बड़ी दफ़ा कहा लोगों ने कि आप लगवा दें। मेन पे मेरे पास जगह है, घर है मेरा, मैंने यहाँ पे और आपके एक सूबाई वजीर साहब से मैंने रिक्वेस्ट की कि जगह मैं दे देता हूँ, मेंटेनेंस हम लोग उसकी आप खुद कर लेंगे, आप बस लगवा के दे दें, वो भी मुमकिन नहीं हुआ। मुझे बताएं कि आप हमारे, मुझे पता है ना, हमारे यहाँ जो अरकीन असम्बली हैं वो उस तरह का उनका है ही नहीं कि आप वीएन कि आप इनको ये लोगों को फैसिलिटेट करना है या इस तरह का करना है। इसलिए ये लाहौर शहर के 2 हल्के ऐसे हैं जहाँ सबसे ज़्यादा लग रहे हैं। एक सूबाई वजीर का हल्का जहाँ सबसे ज़्यादा लग रहे हैं, सही, और 2 ऐसे हल्के हैं जो बासर शख्सियात हैं जो हुकूमत में इस तरह बरसर इक़्तिदार हैं, उन 2 हल्कों में सबसे ज़्यादा ये प्लांट्स लग रहे हैं।
तो मेरे ख्याल में इस तफरीक को ख़त्म करके जो लोग हैं इंसानियत के नाते सबको इंसान समझने की ज़रूरत है, और उन लोगों को भी इस पानी की ज़रूरत है। अब गांव में वो वाले दौर चले गए हैं कि जब जो होता था कि विलेजेस में पानी अच्छा है, वो नलके का पानी पी लेंगे, वो मोटर से पानी, अच्छा, वो अब खत्म हो रकम गया। है 4 अरब 34 करोड़, ये तो कम नहीं ना है। देखें जी, इनफ है मेरे ख्याल से। बजट को छोड़ें, पहले तो ऑब्वियसली 40-50 लाख का प्लान लगता है, इसकी इम्पोर्टेंस उस के हिसाब हवाले से से देखें कितने लग सकते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से बात करें तो मुझे आज भी याद है कि कुछ साल कबल जो है इसी गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसमें क्या किया था कि पूरे लाहौर में पाइप डाले गए थे, पानी के पाइप डाले गए थे ब्लैक कलर के, और ये कहा जा रहा था कि इसमें फिल्टर्ड पानी जो है वो आएगा। वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ, तमाम पाइप वासा ने वो डाले कि जी इसमें जो है वो पीने के काबिल पानी जो है वो घरों घरों में फराहम किया जाएगा। पुराने कनेक्शन जो हैं, जो लोहे के पाइप थे, उनको ख़त्म किया गया, और ये ब्लैक कलर के जो प्लास्टिक के पाइप थे वो डाले गए कि लोगों को पीने के काबिल पानी जो है वो दिया जाएगा। लेकिन वो पानी कैसा, उसकी वाज़ेह मिसाल जो है वो अभी शाहिद सिपरा साहब ने खुद बता दी कि हर घर में वो पानी जो आ रहा है, जिसको ये कहा जा रहा था कि ये पीने के काबिल होगा, वो कपड़े धोने के काबिल भी नहीं है। ऐसे ही उसके बाद क्या हुआ, चलें हम शुक्रिया अदा करते हैं वासा का, हुकूमत का, कि जो मुख्तलिफ इलाकों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हुए हैं, आप वहाँ पर यकीन जाने देखें, लोगों का रश हर वक्त लगा रहता है। लेकिन उसकी भी स्पेसिफिक टाइमिंग है कि इस टाइम में वहाँ पर पानी आएगा, लोग जो है बेचारे अपनी बोटल्स लेके भरते हैं, फिर अपने घरों को जो है वो जाते हैं। ठीक है, हर कोई तो बाजार से फिल्टर्ड पानी जो है वो नहीं खरीद सकता, लोगों की इस्तात इतनी नहीं है कि वो बेचारे जो हैं वो 20 लीटर की बोतल जो है वो 200-250 में, 19 लीटर की बोतल जो है वो 200-250 में खरीदे। मुख्तलिफ कंपनियां जो हैं जो कि वासा से पानी जो है वो ख़रीदती हैं, 1 लीटर पानी अगर वो ख़रीदती हैं 50 पैसे का, और आगे 100 रुपये लीटर जो है वो आवाम को मिलता है। इतनी कॉस्ट तो नहीं होनी चाहिए। खैर, ये तो फिर मोनोपली है कंपनीज की और सरकार की, इस चीज़ को छोड़ें, इसकी अहमियत की तरफ आ जाए। इंसानी जिस्म में मेरे ख्याल के मुताबिक जो 80% बीमारी होती है वो पानी की कमी या ख़राब पानी की वजह से होती है, और आग की वजह से होती है। तो पानी अगर आपको साफ मिले तो यकीन जाने आप सेहतमंद रहते हैं। और साफ पानी के लिए ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मेरे ख्याल से गनीमत है। लेकिन इसके साथ इसकी मेंटेनेंस की जिस तरह आपने बात की, बिलाशुबा जहाँ पर भी, मैं अगर इकबाल टाउन की बात करूँ, हमारे वहाँ पर 3 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं जो कि हमारे घर के करीब करीब है। वहाँ पर जब भी वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो वहाँ के लोग जो है वो खुद से कर देते हैं। क्यों? सरकार भेजेगी, वो समरी भेजेगी, फिर उसके बजट आएगा, फिर वो लगेगा। लोगों को तो हर वक्त पानी जो है ये चाहिए होता है, बिल्कुल बुनियादी ज़रूरत। इसके ये बजट के हवाले से अगर साफ पानी कंपनी का जो असल काम था वो शहरियों को साफ पानी की फराहमी था, लेकिन माजरत के साथ हमें इसकी कारकर्दगी उस तरह देखने में सामने नहीं आई। बिल्कुल ऐसा ही है। ये आपके सामने है जी, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उसमें भी पसंद नापसंद और फिर जो सियासी असर और रसूख है वो हर तरफ छाया हुआ है। बट यहाँ पर जहाँ कहीं पर ये फिल्ट्रेशन प्लांट लगे भी हैं, अभी भी आप देख लें, नो डाउट लोगों को इसका फ़ायदा बहुत है। जहाँ कहीं पे भी लग रहे हैं लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, बट अगेन इनकी मेंटेनेंस एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो अगर ये बजट मिल जाता है, इसके वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लग जाते हैं, तो रिक्वेस्ट ये भी है कि उसकी मेंटेनेंस पे भी इतना ही गौर किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं जो आज बजट पेश किया जा रहा है। पंजाब का बजट आज पेश किया जाएगा और इसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। हमारे रिपोर्टर्स भी अपनी अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं। दी राव साहब 8 क्लब मौजूद हैं, इसके साथ साथ हसन मौजूद है इस वक्त पंजाब असम्बली। जो बजट से पहले तमाम तैयारियाँ चल रही हैं जी, उस पर भी वो गहरी नज़र रखे हुए हैं। इंतहाई अहम मामला है, अवाम की ज़िंदगियों पर ये ज़ाहिरी तौर पर भी असरअंदाज होता है, और अगर आप कहें कि अगर ना चाहते हुए भी इसके असरात अवाम की ज़िंदगी पर होते ही होते हैं। छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, टैक्स से रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं वो अवाम पर असरअंदाज होते हैं, इसलिए बजट की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। बट आप तक ये पहुँचाना कि बजट होता क्या है, इसकी अहमियत क्या होती है, जिस सेक्टर के लिए ज़्यादा बजट रखा जाता है उसकी वजूहात क्या होती हैं, ये तरक्याती और गैर तरक्याती बजट क्या होता है, और इसके साथ साथ हम ये भी ज़रूर जानेंगे कि जो बजट के अहम पहलू है वो कौन कौन से होते हैं। जी डॉक्टर तैमूर रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर माशियात हैं, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस हैं, अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बता दें बजट होता क्या है। हुकूमत हर साल ये तय करती है कि कितने पैसे आवाम से वो टैक्सेस की शक्ल में वसूल करेगी, कितने पैसे वो कर्ज़ों की शक्ल में वसूल करेगी, और फिर उनको कहाँ पे किस तरह से
खर्च करें। इसको हम बजट कहते हैं जी। हमारी जेबों से कितने पैसे निकलेंगे, बट सवाल ये ना कि उसको इक्वली फिर वो नहीं किया जाता। जी बिल्कुल। अगर टैक्स देखें हम कि अगर टैक्स लगाए जाते हैं तो वो फिर कुछ ही लोग उसमें आते हैं जुमरे में, जो टैक्स चोरी करते हैं वो करते चले जाते हैं, फिर इक्वली उसको नहीं ना। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। एक तो टैक्स चोरी और टैक्स एग्जेम्पशन, एक तो टैक्स चोरी है ना, जिसमें जो लीगल टैक्स है वो आपने अदा नहीं किया, उसके भी बड़े तरीके हैं पाकिस्तान के अंदर लोगों के पास कि लूप होल्स कैसे तलाश करने हैं, जाली रसीदें बनानी वगैरह वगैरह। फिर दूसरा मामला है कि जो पावरफुल लॉबीज़ हैं मुल्क के अंदर वो टैक्स एग्जेम्पशन हासिल कर लेती हैं, वो लीगल तरीके से अपने आप को माफ़ कर लेती हैं। फिर तीसरा मामला ये है कि एक है डायरेक्ट टैक्सेस और एक है इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस आप और मैं अदा करते हैं कि हमारी सैलरी से एक हिस्सा इनकम से कट जाता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस हैं कि अगर आपने चाय खरीदी है या आपने टूथपेस्ट खरीदी है या अपनी गाड़ी में पेट्रोल डाला है तो उस पर भी आप टैक्स अदा कर रहे हैं। तकरीबन पाकिस्तान के आधे से ज़्यादा टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस, और इनडायरेक्ट टैक्सेस हमेशा गरीब पर ज़्यादा उनका बोझ होता है, क्योंकि आपकी आमदनी कम है मगर पेट्रोल के हर लीटर पे आपने उतना ही टैक्स देना है जितना एक अमीर बंदे ने टैक्स देना है। और आखिर में ये कि जो डायरेक्ट टैक्सेस भी हैं उसमें जो तबका सबसे ज़्यादा टैक्स अदा करता है, तकरीबन 400 बिलियन रुपीस के टैक्स अदा करते हैं, वो है तनख्वाह लेने वाला सैलरी क्लास तबका। वो अब हुकूमत के शिकंजे में, क्योंकि उनकी एट सोर्स टैक्स डिडक्ट हो जाता है, वो सबसे ज़्यादा टैक्स अदा करते हैं। रिटेलर्स जो पाकिस्तान के हैं या जो कॉर्पोरेट सेक्टर है या नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस सेक्टर है वो उसके बनिस्बत कम टैक्स अदा करता है। ये टैक्स के मुख्तलिफ मसाइल हैं। ठीक हो गया। अब आज जो है वो बजट पेश किया जा रहा है। सो बजट होना कैसा चाहिए, होता क्या वो तो आपने बता दिया, लेकिन कैसा होना चाहिए? सबसे बड़ी प्रायोरिटी मेरी नज़र में है कि एजुकेशन पर पाकिस्तान में स्पेंडिंग बहुत कम है, और आज से नहीं, ये तकरीबन जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से लेके अब तक हमने एजुकेशन पे कम स्पेंड किया। और उसके साथ साथ और भी मसाइल ये हैं कि जो पढ़ लिख जाते हैं वो बाहर चले जाते हैं। बिल्कुल, नो डाउट। तो जदीद मईशत में, जदीद तहजीबों की दौड़ में जो मुल्क तालीम पर खर्च नहीं करेगा, जहाँ पर तालीम आम नहीं होगी, जहाँ पे हाई क्वालिटी एजुकेशन नहीं होगी, वो मुल्क तरक्की नहीं कर पाएगा। बेशक, तो ये सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, है नहीं, है नहीं, मतलब होनी चाहिए। फिर उसके साथ साथ हेल्थ एक हमारा बहुत बड़ा मसला हेल्थ है। बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि देखिए सारी ज़िंदगी आप फ़र्ज़ करें कि मेहनत करते हैं, आप टैक्स भी अदा करते हैं, मगर जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो आपको इतना पैसा देना पड़ता है आपके बच्चों को बेसिक हेल्थ केयर के लिए। ये नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एग्जैक्टली राइट। और इसके साथ साथ जब आप नई औलाद ज़िंदगी में लेकर आते हैं तो उस वक़्त माँ को भी और बच्चे को भी हेल्थ केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो नई औलाद के लिए भी और आउटगोइंग जनरेशन के लिए, ये दो एक्सट्रीम्स है ना, बीच में तो आप हेल्दी रहते हैं, इनको हेल्थ केयर की बहुत ज़रूरत है, यानी बच्चों को और माओं को और बूढ़ों को। तो जो सोसाइटी अपने बच्चों का, अपनी ख़वातीन का, माओं का और बूढ़ों का ख्याल नहीं रखती, ज़ाहिरी बात है वो सोशल कोहीजन भी उस तरह से पैदा करने में कामयाब नहीं होती। बिल्कुल। और फिर साथ साथ ये भी कहना ज़रूरी है कि वो लोग जो मुश्किल काम करते हैं, मिसाल तौर पे लोग सड़कें बना रहे हैं, फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, हाई रिस्क काम कर रहे हैं, कोई बिजली की तारें ठीक कर रहा है, इनको भी हेल्थ केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि अक्सर कोई इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। और फिर अगर हेल्थ केयर बहुत महंगा हो तो फिर इनकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। फ़र्ज़ करें कोई वर्कर है, उसकी उंगली कट गई, उसका हाथ कट गया, इज़ डिस्ट्रॉयड फॉर लाइफ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारे यहाँ तो ऐसी कोई हेल्थ इंश्योरेंस दी नहीं जाती है। इसके साथ साथ दो टर्म यूज़ होती हैं, तरक्याती बजट और गैर तरक्याती बजट। वो क्या होता है? तरक्याती बजट उस हिस्से को कहते हैं, अखराजात के उस हिस्से को कहते हैं जो कि इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि सड़कें बनाई जाएं या अस्पताल बनाए जाएं या स्कूल बनाए जाएं या इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के जितने आपके तरक्याती काम होते हैं। ठीक है। नॉन डेवलपमेंट बजट कौन सा? नॉन डेवलपमेंट के अंदर तनख्वाहें वगैरह शामिल होंगी, वो एक बहुत बड़ा हिस्सा है। फिर उसमें ऑब्वियसली जो फौज की अपकीप है, पेंशन्स भी हैं। उसके अलावा फिर जो सबसे बड़ा हिस्सा तो है कि हमने बजट में से तकरीबन आधा हिस्सा
कर्जों की अदायगी पे देना होता है। बिल्कुल ऐसी। क्या हुकूमत को ये बजट पेश करने में कुछ मुश्किलात होती हैं या बजट मैनेजमेंट करने में क्या मुश्किल बड़ा औखा काम है बजट तैयार करना और बजट को पास करवाना। शायद हुकूमत, कोई भी हुकूमत के लिए सबसे मुश्किल काम है। अगर मुश्किल काम है तो फिर मेरे ख्याल से वो हमेशा नाकाम इस सूरत में रहती है, क्योंकि राजी तो कोई भी नहीं होता। आपके ऑपोजिशन के अलावा बजट जिनके लिए पेश किया जाता है उनके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। देखिए, इसमें कई प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो तो ये है कि क्योंकि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जो मकरूज़ है, हम कर्जे लेते हैं, तो लिहाजा वो कर्जे हम तभी ले सकते हैं जब IMF हमें गो अहेड दे और IMF हम पे कुछ शराइत लागू करता है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा मसला तो ये कि उनको खुश करना है और उनकी शराइत फ्रेंकली स्पीकिंग हमारे अवाम और नास के लिए बड़ी नुकसानदेह साबित होती है। दूसरा फिर मामला ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो पावरफुल लॉबीज़ हैं वो फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर और हुकूमत के पीछे आती हैं कि जी इस दफ़ा आपने हमें टैक्स में छूट देनी है, आपने हमें सब्सिडी देनी है, आपने हमें एग्जेम्पशन देनी है, आपने हमें एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए ये देना है, वो देना है। वो सारे चढ़ाई कर देते हैं फाइनेंस मिनिस्टर पर। जो बेचारे सबसे डिसऑर्गेनाइज लोग हैं ना, जो गरीब लोग हैं, वो किसी भी शक्ल और सूरत में अपनी बात मनवाने में कामयाब नहीं होते। मिसाल तौर पे उनकी डिमांड्स ये होती हैं कि हमें एजुकेशन बेहतर दी जाए, हमें हेल्थ केयर बेहतर दी जाए, इन्फ्लेशन को कम किया जाए और हमें जॉब्स दी जाए। बुनियादी ज़रूरतें हैं ना ये, बेसिक बुनियादी ज़रूरत। बिल्कुल। सो अब मुझे ये बता दें, अवामी उमंगों का तर्जुमान कहा जाता है, वो रिवायती जुमले हैं जो हम हर साल सुनते हैं, बट अवाम बाद में परेशान होती है क्योंकि बजट में होता क्या ना, आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी जिनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ऑब्वियसली किचन के इस्तेमाल की हर चीज़ गरीब ने भी इस्तेमाल करनी है, अमीर ने भी इस्तेमाल करनी है। इवन यहाँ तक कि आपका जो नहाने धोने के लिए साबुन इस्तेमाल होता है उस पर टैक्स लगा दिया जाता है। तो फिर बचता तो इससे कोई नहीं है ना, तो फिर किस तरह से अवाम की ज़िंदगी की उमंगों का ये तर्जुमान हो जाता है? नहीं होता तर्जुमान, तो ये IMF की उमंगों का है। सॉरी टू से, मगर बेसिक बात तो यही है कि अगर बजट IMF की दी हुई कंडीशंस को पूरा नहीं करेगा तो पाकिस्तान को लोन्स नहीं मिलेंगे, हम इंपोर्ट्स नहीं कर सकेंगे। फिर हमारी मुल्क की मैशियत कहाँ स्टैंड करती है इस तमाम सूरत हाल में? मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि देखें, एक ज़माना वो था हमारी तारीख़ में जब बरतानिया की बराह रास्त यहाँ पे कलोनियल हुकूमत हुआ करती थी। जिस दौर के अंदर से हम आज गुजर रहे हैं उसमें बराह रास्त उनकी हुकूमत नहीं है, मगर बजरिया कर्जे वो आपकी पॉलिसी को टोटली डिटरमिन कर सकते हैं। ना सिर्फ माशी पॉलिसी को, बल्कि आप ये देखें कि आपकी सियासी पॉलिसी भी काफ़ी हद तक उसी से मुतासिर इस वजह से होती है कि अगर आप उनको खुश नहीं करेंगे, आप कोई ऐसा स्टैंड ले लेंगे जिससे वो नाखुश हो जाएंगे, तो वो आपको कर्जा भी नहीं देंगे, आप पे सैंक्शंस वगैरह भी लागू कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे अब ये बता दीजिएगा, कौन, आपने कहा ये मराहिल मुश्किल होते हैं, वैसे बाय द वे मुश्किलात क्या होती हैं? मुश्किलात यही होती हैं कि हुकूमत के अंदर मैनेज ये करना मुश्किल होता है किस सेक्टर में कितनी रकम रखी जाए, किसको प्रायोरिटाइज किया जाए। जी, क्योंकि हुकूमत बहुत बड़ा इदारा है। अब अगर आपने घर का बजट बनाना है तो आपको फिर सोचना पड़ेगा, इस इदारे का बजट आपने सिटी 42 का बनाना है तो वो फिर सोचना पड़ेगा, पूरे पाकिस्तान की हुकूमत का बजट आपने बनाना है और कई सूबों के बजट उसके साथ प्रेजेंट होने, तो इट्स वेरी लेंथी टास्क। वो अगर आपने कभी बजट देखा है, इतनी मोटी वो किताब होती है, उसमें बहुत सारे मुख्तलिफ लेवल्स पे जो अखराजात हैं उनका सबका जिक्र होता है, एक एक करके ब्रेक डाउन होता है। जिनसे कौमों की तरक्की होती है, जो डिपार्टमेंट्स और सेक्टर्स हमें लगते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तालीम का आपने जिक्र किया, हेल्थ का आपने जिक्र किया, उनको हमेशा जो है वो नज़रअंदाज इस तरह से किया जाता है कि उनको प्रायोरिटी पे नहीं रखा जाता ना। बजट ज़रूर उसके लिए रखा जाता है, बट हमेशा उसको प्रायोरिटी नहीं दी जाती। दैट इज़ करेक्ट। और एजुकेशन में तो ख़ास तौर पे मैं कहूँगा, देखिए कुछ इदादो शुमार के मुताबिक 25-26 मिलियन बच्चा स्कूल से बाहर है, और हायर एजुकेशन का भी जो पब्लिक सेक्टर में हायर एजुकेशन है वो आप देख लें कि कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं जो कि ग्लोबली उनकी रैंकिंग्स बड़ी हाई हों। इनफैक्ट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं कि जहाँ के लोग PhD भी कर लें तो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के वो BA के बराबर भी नहीं समझा जाता। माजरत से कह रहा हूँ। तो हायर एजुकेशन का बहुत बुरा हाल है, और उसमें एक और बहुत बड़ा फैक्टर अफसोस से ये कहना पड़ रहा है, ये है कि जो अच्छी तालीम है वो सिर्फ अब प्राइवेट सेक्टर में चली गई है और पब्लिक सेक्टर में है नहीं, तो गरीब उससे भी महरूम हो चुका है। इसमें हुकूमत को मैं एक छोटी सी एडवाइस कर सकता हूँ, और वो ये है कि जो नई टेक्नोलॉजी पैदा हुई है ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की,
उसको अगर हुकूमत इस्तेमाल करे तालीम को आम करने के लिए, तो ये बहुत सस्ता सोल्यूशन और बेहतर सोल्यूशन है। इस पे खर्चा भी कम है, आउटरीच भी बहुत ज़्यादा है। इसको हम कहते हैं मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ये फ्री में ऑफर किए जा सकते हैं, जिसके साथ फिर आप एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ठीक हो इस गया, पे तवज्जो देने ठीक की हो गया। कुछ चीज़ें जो कि हमारे ऊपर बड़ा ही असरअंदाज होती हैं। हालिया पेट्रोल की कीमत में आज इजाफा हुआ, जी बिल्कुल। फिर बिजली की कीमतें, ये बराह रास्त जो है ना आवाम की ज़िंदगी को मुतासर करती हैं। एब्सोल्युटली राइट। तो इनका रोल क्या होता है? इनका रोल सबसे ज़्यादा अहम इन दो चीज़ों का, बड़े आपने वैसे सही तर्जमानी की है, इन दो चीज़ों का सबसे अहम रोल है पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। क्योंकि मॉडर्न इकोनॉमीज तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बगैर चल नहीं सकती। जैसे पेट्रोल की प्राइस इंटरनेशनली बढ़ती है, जो कि अभी ईरान में जंग की वजह से बढ़ गई है, बलूचिस्तान में उससे क्राइसिस पैदा हो गया है और पाकिस्तान में वो फैलेगा अभी। तो इसी तरह किसी भी वजह से जब भी तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो पाकिस्तान के अंदर कॉस्ट ओवरऑल कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होती है। और ये जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है ना, कि सारी आपकी कीमतें बढ़ जाती हैं, ये किसी भी इकोनॉमी के लिए सबसे नुकसानदेह, क्योंकि ये स्टैगफ्लेशन पैदा करती है, यानी ग्रोथ भी कम और इन्फ्लेशन भी ज्यादा। तो एक तो ये टेम्परेरी होती है जी, ये टेम्परेरी होती है, दौरानिया इसका कम नहीं, इसका दौरानिया डिपेंड करता है कि तेल की कीमतें ऊपर जाती है नीचे आती है। ठीक है। दूसरी इसके साथ मुंसलिक चीज जो जिसकी आपने अक्कासी की, वो यही थी कि जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं, क्योंकि हमारी आधी बिजली जो है पेट्रोलियम रिलेटेड, डीजल रिलेटेड प्रोडक्ट से बनती है, हमारी बिजली भी महंगी हो जाती है। और बिजली महंगी होने से फिर और ज़्यादा महंगाई और स्टैगफ्लेशन फैल जाती है। तो इन दो, और फिर बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर भी, क्योंकि आईपीपीस के कंट्रोल में, उसमें कैपेसिटी उसमें भी हम मजबूर है, उसमें भी हम मजबूर हैं। तो लिहाजा ये जो ऑयल की प्राइस की फ्लक्चुएशन और बिजली की प्राइस की फ्लक्चुएशन है या इंक्रीज है, इससे इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान होता है। वो ना चाहते हुए भी जो है ना आप उससे असरअंदाज होते चले जाते हैं। सर थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। सो हमने आपको बता दिया बजट क्या होता है, इसकी अहमियत क्या होती है, किस तरह से ये हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है और किस तरह से इसको प्लान किया जाता है। अब जो लोग इससे बहुत हद तक मुतासिर होते हैं, जो मेन स्ट्रीम में होते हैं, ताजिर होते हैं जी, क्योंकि मैशियत का इस पर बहुत बड़ा रोल होता है। सो ताजिरों का इस पर रद्द-ए-अमल क्या है, उम्मीदें क्या हैं, ताजिर चाहते क्या हैं, विफाक के बजट के बाद ताजिरों के तहफ़्फ़ुज़ात अगर कुछ हैं तो वो क्या हैं, और फिर इसके साथ छोटा ताजिर बड़ा मैटर करता है, क्योंकि मेरे ख्याल से वो ज़्यादा मुतासर हो जाता है। तो जानेंगे जी, हमारे साथ सदर अंजुमन ताजिरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब हैं, जिन्होंने ज्वाइन किया है। खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। विफाक के बजट की एक झलक जो है उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, कैसा आपको लगा वो बजट? जी बहुत शुक्रिया। आप हमेशा जो है कि ताजरों की आवाज़ जो है वो पहुंचाते हैं, हालांकि हुक्मरान समझते हैं कि हमें ताजरों की आवाज़ की ज़रूरत नहीं, और लेकिन वो ये चीज़ भूल गए हैं कि ताजर इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। जैसा कि वफाकी बजट जो था उसमें इन्होंने भरपूर टेक्निकल लैंग्वेज इस्तेमाल की जो लोगों की समझ में अभी तक नहीं है, और लेकिन इसके नुकसानात और इसके असरात जो है ना इंतहाई भयानक जो है होंगे। ये तो वफाक को चाहिए था कि जिस तरह जो हालात जा रहे हैं, जो कारोबारी सूरत हाल है, कि उसको मद्देनज़र रखते, कि ना कि IMF की शराइत को मद्देनज़र रखते, और ये तस्लीम करना चाहिए वफाक को कि IMF का दिया बजट जो है वो सुनाते हैं, इसमें इनका अपना कोई किरदार नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मुफ्त की तनख्वाहें ले रहे हैं बैठ के। अगर IMF ने ही चलाना है, IMF ने ही बना के सारा कुछ देना है, तो फिर सुना भी वही दें। ज़रूर इन्होंने अपना जो है, यानी जो एक खर्चा ही कम होगा ना। मुझे बातों से शुरू से नाराज़ लगे, तो फिर आपके मेरे ख्याल से आज जो बजट पेश किया जा रहा है पंजाब का ख़ास तौर पर, उससे भी कोई अच्छी उम्मीदें नहीं है? जी नाराज़गी, बिल्कुल नाराज़गी है। यानी वो अगर मैं समझूं कि मैं ताजरों के हकूक़ की बात ना करूं, कि सिर्फ़ और सिर्फ यस सर करूं, वो गैर मुनासिब है। मुझे जो है ना, यानी सोचना चाहिए, मुझे घर बैठ जाना चाहिए, फिर ताजरों के हकूक़ की नुमाइंदा होने का जो है ऐलान नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए भरपूर जो है हर ताजर परेशान है। हम ताजरों को इस चीज़ का बताएं, अभी तो समझ नहीं आ रही वो टेक्निकल। क्या आपको लगता है ताजिरों पर बोझ डाला जा रहा है, किस सूरत में? जी उसमें FBR के नाम पे इन्होंने जो प्रोग्राम जो FBR को दिए हैं, उसमें ताजरों देखिए करोड़ों रुपए की दुकान है और वो बंदा टैक्स भी देता है,
उसे जो है FBI का एक अमला आए और फ़ौरन उन्होंने जो इख्तियार दिए हैं कि जी आप पर्चा भी दे सकते हैं, आप इन्हें अरेस्ट भी कर सकते हैं। भाई इंसान का जो टैक्स देता है उसका कोई हक नहीं है कि वो जो अपनी सफाई में कुछ पेश करे। यानी गुज़श्ता दिनों ये ईद के दिनों में ताजरों के साथ हुआ है कि अगर किसी के POS किसी ने जो जिन पे लगता है, जिन पे लागू है, उन्होंने लगाया, उसमें अगर प्रॉब्लम आई है, उसने मेल की महकमे को कि सिस्टम में प्रॉब्लम है, उस सिस्टम जो है ना वो नहीं उठा रहा लोड, तो आप जो है चांद रात को वहाँ उस दुकान पे आएँ और कहेंगे जी फौरी तौर पे कस्टमर्स को कहेंगे जी बाहर निकालें इन्हें, उनकी तस्लील करें और जी आप जो है टैक्स चोरी कर रहे हैं। एक इंसान प्रूफ दे रहा है कि सर हमने कुछ नहीं, ये हमने मेल की हुई है, ये हमने रिटर्न आपके ऑफिस जो है ये जो है बंदा भेजा है, यानी वकील भेजा है, हमने लेटर लिखा है, जो कानूनी तरीका होता है कि हमारा तो इसमें कोई कसूर नहीं है। आपके अगर बाकी सपोज एक जो है स्टोर पे 2 POS लगे हैं या 4 लगे हैं, उनमें से एक महकमे की जो है वजह से यानी प्रॉब्लम में आया हुआ है, आप उसकी तस्दील करें, ये कोई तरीका तो नहीं है कि वो फिर बेहतर यही है कि जिसके पास वसाइल हैं, जिसके पास यानी अगर बाहर जाके वो अपना कारोबार कर सकता है, ये इन हालात में लाना चाह रहे हैं लोग जो है मुल्क छोड़ के चले जाएं। लेकिन सर यहाँ पे बड़ा मसला ये भी तो है ना कि ताजिर वो भी एक ग्रोह है जो कि टैक्स चोरी करता है, फिर उसके असरात भी तो सारों पे मिलकर ही आते हैं ना जी। ये महकमे को तो अगर ताजरों को पता होता है, अगर आपके जो नुमाइंदे जो रिपोर्टिंग करते हैं उनको पता होता है कि कौन कौन जो है यानी करप्शन में मुलव्वस है, तो ये कैसे मुमकिन है महकमे की मिली भगत के बगैर कोई ताजर टैक्स चोरी करे। इंतहाई बुरी बात है। हम उनके हमायती नहीं हैं, ना ही नॉन फाइलर्स के हमायती हैं और ना ही किसी टैक्स चोर के हमायती हैं। लेकिन अगर हम तस्लीम करते हैं तो महकमा भी तो तस्लीम करे, वो भी तो अपने अंदर जो है जो करप्ट लोग बैठे हैं, जो करप्शन का बाजार जो है सरगर्म है, उस पर कंट्रोल करें कि भाई उनसे देखें। उनकी जायदाद सबसे अहम चीज़ है कि मिसाल मेरी अगर जो आमदन है, मेरी आमदन से अगर मेरे वसाइल ज़्यादा है, वो कैसे हो गए? तो बड़ा आसान हल है। कभी उनके बच्चों का देखें वो कहाँ पढ़ते हैं। उनके हुकूमत अगर कह सकती है कि हमारे पास ताजर के बारे में उसकी एक एक चीज़ पता है, ये कैसे हो सकता है उन्हें अपने स्टाफ का जिससे उन्होंने भर्ती की है कि भाई उसका ना पता हो? सही, मुझे ये बता दे छोटा ताजिर किस तरह से मुतासर होता है इस बजट से, अगर ये ताजिर दोस्त नहीं होता तो? इसमें ताजर छोटा हो या बड़ा हो, इसमें आ जाके पूरी आवाम जो है वो सफ़र करेगी, क्योंकि इसमें महंगाई का बाज़ार जो है वो गर्म होगा। जैसा कि इन्होंने बजट से पहले, आज पंजाब के बजट से पहले रात को तोहफा दे दिया 8 रुपये लीटर डीजल और 5 रुपये लीटर पेट्रोल, तो आया वो उसके असरात तमाम जो है यानी इसी प्रोडक्ट्स पे ही आएंगे। जेब से तो कोई जो है ना मैन्युफैक्चर जो है जेब से अपनी कुछ देगा, ना ही ताजर, यानी मैं माजरत के साथ, ना ही ताजर जो अपनी जेब में से अवाम के लिए कुछ करेगा। वो सबसे पहले खर्चा निकालेगा अपना, फिर उसके बाद उसी प्रोडक्ट पे जो है वो रेट के असरात आएंगे और आम आवाम को जो है हर चीज़ महंगी मिलेगी। आप ये देखें कि हुकूमत को तो करना चाहिए सब्जियों फलों के रेट कम, उनकी कंट्रोल लिस्ट जो है करनी चाहिए, इनसे वो नहीं होती। तो ये जो है मार्केटों में कैसे जो है कंट्रोल जो है इतनी। ये बजट अगर पेश किया जाता है तो हमारी दरामदात बरामदात किस हद तक मुतासर होती है? जी, इसमें हर चीज़ पे असरात इसके आएंगे, क्योंकि ये वफाक ने जो पेश किया, इन्होंने उसी ने सूबों ने अपना अपना जो है वो आज जो है बताना है उसकी डिटेल। इसके असरात जो है कि पूरी अवाम पे आएंगे और इन्होंने जो जुल्म किए, देखें बच्चे हर ताजर ने अपने बच्चे पढ़ाने हैं, हर ताजर जो है वो अपने मामला जो है अपने बिजली के बिलों में परेशान है। आप ये देखें पेट्रोल महंगा हुआ, बिजली भी महंगी होगी। इन्होंने बजट में IPPs पे मुआहिदों पे उनके रीशेड्यूल पे कोई बात नहीं की, इंतहाई अफसोस। फिर उन्होंने FBR को जो इख्तियार दिए, आम ताजर वो उस तरह अपना हिसाब मेंटेन नहीं कर सकता। इस टाइम इम्पोर्टर्स इतने ज़बरदस्त परेशान हैं कि आप सोच नहीं सकते। मार्च से उनकी जो है ना
यानी अगर 1 माह की रिटर्न वो नहीं भरेंगे तो जो है वो उनका आगे ब्लॉक हो जाएगा। यानी हुकूमती सिस्टम में मार्च की अभी तक जो है इम्पोर्टर्स की रिटर्न्स नहीं उन्होंने फाइल की और आज जून आ गया कि भाई वो यही नहीं पता चल रहा कि इन्होंने हमारे साथ करना क्या है। इम्पोर्टर परेशान है, कम से कम इम्पोर्टर्स को आप सहूलत दें कि भाई वो जो यानी चाइना से या कहीं और से माल मंगवा के जो है देख रहे हैं। हम अगर देखें हमारे यहाँ मैशियत जो है बहुत बेहतर हो रही है, या फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, कुछ भी नहीं चल रहा। हमारा टोटल जो है यानी इंपोर्ट पे जो है दारोमदार चल रहा है। ये उसको भी तंग कर रहे हैं, उसको भी यानी FBR जो है वो कहती है कि बैंक की तरफ से प्रॉब्लम है। बैंक कहते हैं हमें जनाब FBR की तरफ से ये लेटर मिला है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आप ये देखें वो किसके पास जाए इम्पोर्टर्स, किसको जाके अपना रोना सुनाए। सजेशन क्या है आपकी, बजट होना कैसा चाहिए? इसका सजेशन ये है, ये कारोबारी देखें ब्यूरोक्रेट ताजर जो है किसी ब्यूरोक्रेट के बारे में ठीक है उनका इल्म हमसे बहुत ज़्यादा है, उनका विजन ज़्यादा है। देखें अगर किसी को कोई जो है बीमार है, किसी हार्ट की प्रॉब्लम है, दिमाग का डॉक्टर दिल के इलाज नहीं कर सकता। इसी तरह ब्यूरोक्रेट ताजर की जो है प्रॉब्लम को नहीं समझ सकता। हाँ, ब्यूरोक्रेट ये ज़रूर कहता है और नहीं ये ताजरों का कोई नहीं, हम इन्हें देख लेंगे। देखिए अगर जो है हुकूमत ने हालात ही ख़राब करने हैं, अगर हुकूमत चाहती है इस गर्मी के मौसम में जो है ताजरों का पारा हाई करके उन्हें रोड्स पे लाया जाए, वो ये बात समझे इसके असरात, क्योंकि वो अपनी जेब से कुछ खर्चते हों तो उनको अंदाज़ा होना महंगाई कितनी है कि भाई उनकी तो बिजली फ्री वो बंद की जाए, उनका पेट्रोल फ्री, उनकी हर चीज़ तो फ्री है। यहाँ तक कि साल पहले या गुज़श्ता जो है 2 साल पहले एक ब्यूरोक्रेट ने एक स्कूल में अपने बच्चे की 50% फीस का जो है किया, जिसपे उस स्कूल के प्रिंसिपल ने रिज़ाइन कर दिया कि नहीं अगर मैं कम करूँगा तो सबकी करूँगा, किसी एक का नहीं। तो ऐसे जो है ऐसे लोगों से पूछना चाहिए जिनकी इतनी मराहत है, उसके बावजूद वो बच्चों की फीसें नहीं दे पाते। तो आम ताजर या आम शहरी उससे भी तो बिल्कुल आपने सही कहा। हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, ज्वाइन करेंगे आपको ब्रेक के बाद। छोटा कारोबार करने वालों की भी हमने गुफ्तगू कर ली, मतलब अब वो लोग जिन्होंने नया कारोबार शुरू करना है क्या वो कर पाएंगे? जी बिल्कुल, जो हालात जा रहे हैं कि वो नया कारोबार क्या करेगा। यानी जो खुशहाली का दौर था उस दौर में कोई भी नया कारोबार ले लें उसे साल 1.5 साल लगता है उसे बेहतर सेट होते। यहाँ जो हालात हैं ना तो वो किराया जो है दुकान का दे पाएगा, ना बिजली के बिल दे पाएगा, और ना ही जो है कि वो जिस तरह के FBR की जो बदमाशी है ना ही वो। ये बुनियादी मसाइल हैं कि अगर आपने कारोबार छोटे से छोटा भी करना है ना तो आपको जगह तो चाहिए। आप रेंट नहीं निकाल सकते, आप बिजली के बिल नहीं निकाल सकते, दुकान के खर्चात नहीं निकाल सकते, और ऐसे पे फिर जब आपको टैक्स जो है वो भारी भरकम अदा करना पड़ जाए तो फिर कहाँ स्टैंड करेगा ताजर? नहीं, उसमें हालात जो है जो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। यानी हुकूमत अगर सोचे कि ताजर जो है कि हम इसे जैसे मर्जी दबाएं ये दबता जाएगा, ऐसा नहीं है। ये मैं जो है दावे से कह सकता हूँ कि जो हमारे हुक्मरान हैं उनकी सोच ये है कि भाई ताजर जो है ये इन्होंने क्या बोलना है, ये उनकी गलतफहमी है। ये इस तरह हालात जब बिगड़ेंगे तो वो जो है ताजरों को सड़कों पे आना पड़ेगा, और वो अपने हकूक़ के लिए, अगर हम किसी के हकूक़ के लिए हड़ताल कर सकते हैं तो अपने हकूक़ से जो है वो पाने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। लिहाजा इन्होंने मुराद कम करनी है, अपनी करें। अगर ताजिर बिरादरी पर बोझ आता है तो अल्टीमेटली वो आम सारिफ पे भी तो आता है ना, जेब से तो पैसे आवाम के ज्यादा निकलते हैं, तो फिर हम उसको महंगाई कह देते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आम आदमी को ही मैंने अपनी गुफ्तगू में जैसा पहले कहा कि इसका तमाम असरात आम आदमी पर पड़ने हैं। ये हमारी जितनी अवाम है, चाहे वो नौकरी पेशा है, चाहे जो है कि वो कारोबारी है, तो आया इसके असरात तमाम पे जाने हैं। फ़र्क अगर नहीं पड़ता, उनको नहीं पड़ता जिनको मराहत मिली हुई हैं, उनको तो बिजली, उनको दाल चीनी आटे के रेट ही नहीं पता होने। आम शहरी तो अब आजकल जो हालात हैं गुज़श्ता 2 सालों से जो चल रहे हैं, आम शहरी तो अपनी रोटी पूरी करने के चक्कर में वो जो है किसी और तरफ जा ही नहीं पाता। आप शादी ब्याहों में देख सकते हैं कि लोग जो है उस तरह नहीं जाते, क्या उनके अपने अखराजात ही नहीं पूरे होते,
वो सोचते हैं कि भाई इतनी दूर जाना, 5,000 रुपये का पेट्रोल जो है लगना, तो भाई बेहतर है इससे घर का एक फ़र्द ही हो है, कम से कम जो है वो किसी तरह मामला तो हम जो चलाएं। इसलिए हुकूमत को रिलीफ देना चाहिए। ताजरों के मसाइल जो है वो ताजर समझते हैं, ताजरों से मुशावरत करके जो है उन पे टैक्स सर लगाना अब तो चाहिए। मुशावरत वाला टाइम भी गुजर गया। जी, अगर गुजर गया, बिल्कुल, अगर बिल्कुल। तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं तो उनको प्रेजेंट किस तरह से किया जाएगा, एहतजाज किया जाएगा? जी, उसमें भरपूर, जैसा कि हमारे पास तो एक ही सोर्स है, आपके ज़रिए अपनी बात पहुंचा रहे हैं। यानी वज़ीर आला साहिबा के पास तो इतना टाइम नहीं है कि जब से वो आई हैं उन्होंने किसी एक ताजर को बुला के उनसे पूछा हो कि उनके मसाइल क्या हैं। इनके इक़्तिदार में आने से पहले लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये तशरीफ़ लाई, मैं भी उस दौरान बतौर एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर लाहौर चैम्बर वहाँ मौजूद था कि भाई इन्होंने बड़ी ताजरों के बारे में, यानी इसाक डार साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, यानी कहा मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बड़ा विजन जो है बताया कि ताजरों को साथ लेके चला जाएगा। लेकिन जिस दिन से पंजाब हुकूमत की दौर जो है संभाली, किसी एक ताजर को कोई फोटेज दिखा दें कि इन्होंने किसी ताजर को बुला के मसाइल बारे पूछा हो, उनकी परेशानी बारे पूछा हो कि भाई ताजर जो है उन तक रसाई सिर्फ़ और सिर्फ आपके तवज्जो से पहुंचा सकते हैं। और हम ये ज़रूर पहुंचाएंगे कि ये जो जुल्म की लहर जो इन्होंने चलाई है, ये सोच रहे हैं ताजर नहीं बोलेंगे, ये इनकी गलत फहमी है। इन्हें ताजर जो अपने हकूक़ के लिए जितने एहतजाज करने पड़े उससे गुरेज नहीं करेंगे। और यहाँ तक मैं फिर बार बार कहूँगा, ये ताजरों पे सारा बोझ नहीं है, ये बोझ आम आवाम पे पड़ना है। इन्हें सोचना चाहिए आम आवाम को किस तरह सहूलत दी जा सकती है। वो सहूलत यही है कि भाई जो कवानीन है, जो अगर ये कहते हैं कि हमें IMF की तरफ से प्रेशर है, तो IMF ये क्यों नहीं कहता कि वुज़रा की मराद कम की जाए। आप ये देखें इन्होंने बजट से पहले कि किस तरह जो है कि 30% जो है इन्होंने तनख्वाहें बढ़ा के, 30 का मेरे ख्याल से इससे कहीं ज़्यादा होगा कि लाखों रुपए में तनख्वाहें बढ़ा के इन्होंने अपने जो है वुज़रा की जो है इन्होंने बढ़ा दी गई। कोई पूछने वाला नहीं है, तब तो नहीं IMF ने बिल्कुल कहा। ऐसे ही है। सो इससे ना सिर्फ ताजिर बिरादरी बल्कि आम आवाम की जेबों पर भी बोझ आएगा। जहाँ कहीं ताजिरों पर टैक्स बढ़ेंगे, जहाँ कहीं ताजिरों के लिए मुश्किलात होंगी, तो बराह रास्त इससे आवाम भी मुतासर होगी। सो ये कहा गया जी मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब की जानिब से, और ये भी कहा गया है कि अगर यहाँ पर ताजरों के हवाले से ताजिर दोस्त बजट नहीं पेश किया जाता तो उस पर फिर अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया जाएगा। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। और आज है जी 16 तारीख, जिनकी बर्थडे है उनको हम विश करने जा रहे हैं जी। अरीबा तारिक की सालगिरह है, ताहिर मलिक खान, सैयद एहतशाम रज़ा, अहमद साद कमाल, मलिक हैदर, जुनैद, इसके बाद जी इफ्रा की सालगिरह है, और ताहा। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे।
हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। अगर आपकी सालगिरह है कल तो हमें जी अपनी पिक्चर्स भिजवा दें अपने नाम के साथ इस नंबर पर जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जी। अगर आपकी फैमिली में किसी की सालगिरह है, किसी फ्रेंड की सालगिरह है और आप उनको बहुत स्पेशल फील कराना चाह रहे हैं तो हमारा प्लेटफॉर्म है जी। हम आप ही के लिए हमने ये सेगमेंट रखा है और ज़रूर आप हमें, बट इसके लिए थोड़ा जल्दी आपको करना है जी। जल्दी आएँ और जल्दी पाएँ। आगे बढ़ेंगे, अगला सेगमेंट करेंगे और वो है माल का हाल। सो आज के करेंसी रेट क्या हैं आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसी के साथ ही हमें तो आपसे इजाज़त चाहिए, लेकिन अगेन आपको एक दफ़ा रिमाइंड करा दें जिनकी बर्थडे है जी वो हमें भिजवा सकते हैं अपने पिक्चर्स अपने नाम के साथ। और इसके साथ साथ फीडबैक बड़ा ज़रूरी है जी आपका। अगर आपको लगता है कि आपके इलाके में कोई मसला है जिसको आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं, क्योंकि जी लाहौर का चैनल है जी और आपका प्रोग्राम है ये, तो हम ज़रूर चाहेंगे कि आप अगर कोई इशू बताएं जिससे वाकई लोगों का भला हो जाए तो जी हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। इसके साथ साथ अगर आप में कोई टैलेंट है वो भी शेयर कीजिए, हमें अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए। जो चीज़ें आप चाहते हैं कि हमें प्रोग्राम में शामिल करनी चाहिए ज़रूर हमें बताएं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज इसका जी है जी सिटी एट 10 के नाम से, जहाँ पर जाके आप अपनी सजेशन हम तक पहुँचा सकते हैं। हमारी और आपकी मुलाकात होगी जी कल सेम टाइम पर। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।